वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 में से टॉपिक नंबर 3 को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड फेज चेंज। तो सबसे पहले टॉपिक पे गौर करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ये होती है कि कोई भी बॉडी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए दूसरे मीडियम से, तो रिफ्लेक्शन है। इसके लिए अगर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक बॉल की लें, अगर बॉल को हम थ्रो करें एक मीडियम एयर से, जिस एयर से वो थ्रो हो रही है, तो जाके स्ट्राइक करे दूसरे मीडियम वॉल से तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, रिफ्लेक्शन है। तो अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव की रिफ्लेक्शन और फेज चेंज। व्हाट इज़ फेज? फेज एंगल है, उसके डायरेक्शन है वेव की। तो ये दो चीज़ें होगी, हमने देखना है कि वेव की रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट कैसे होगी और उसमें एंगल फेज चेंज कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल कितना चेंज होगा। उससे पहले हम इसकी रिफ्लेक्शन डेफिनेशन देखते हैं। ये भी बहुत ईजी है। द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम अ बाउंड्री ऑफ सर्टन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। यानी किसी वेव का बाउंस बैक कर जाना एक सर्टन मीडियम से इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये बहुत ईजी था। अब देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स किन किन वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है और किन किन वेव्स में फेज चेंज होती हैं। तो दो ही वेव्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स टाइप है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है वेव्स की। तो अब इन दो वेव्स में हम चेक करेंगे कैसे फेज चेंज होती है और रिफ्लेक्शन इसकी कैसे होती है। रिफ्लेक्शन तो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक हो जाती हैं, तो रिफ्लेक्शन है। अब इसमें हमने मेन चीज़ देखनी है जो एडिशन है, 10th में भी हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन। तो अब इसमें हमने देखनी है जो मेन चीज़ एडिशन करनी है कि इसमें ये फेज इसकी कैसे चेंज हो रही है, इसके डायरेक्शन, थीटा एंगल, सब कुछ कैसे चेंज हो रहा है। तो मैकेनिकल वेव्स में देयर आर 2 केसेस ऑफ फेज चेंज। जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसमें 2 केस हैं फेज चेंज होने के, यानी उसकी डायरेक्शन, उसका थीटा एंगल किस तरह चेंज होता है फेज, उसकी 2 केस हैं, यानी केस नंबर 1, केस नंबर 2 इन ट्रांसवर्स वेव्स। अभी हम अपने सिलेबस में ट्रांसवर्स वेव को ले रहे हैं जो मैकेनिकल वेव की एक टाइप है। अब मैकेनिकल वेव की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी हम ट्रांसवर्स वेव्स को लेंगे और उसमें 2 केस हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि 2 केस में कैसे कैसे उसकी फेज चेंज होगी। ट्रांसवर्स वेव्स की जो मैकेनिकल वेव ही है, इसमें हम चेक करते हैं कि इसकी फेज किस तरह 2 केसेस में चेंज होगी। तो नंबर 1 केस, व्हेन ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग स्ट्राइक विद द डेंसर मीडियम। यानी जब एक ट्रांसवर्स वेव एक डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करती है, जो डेंस है मीडियम, उसके मीडियम से, एक डेंसर मीडियम से, तो उसमें जो फेज चेंज होगा, उसका एंगल चेंज होगा, 180 डिग्री चेंज होगा, उसकी फेज चेंज होगी। उसी के मुकाबले में बट व्हेन इट स्ट्राइक विद रेयरर मीडियम इट हैज जीरो फेज चेंज। 2 केस हैं, रिफ्लेक्शन तो दोनों में होगी, लेकिन एक में उसकी फेज चेंज होगी 180 डिग्री जब डेंसर मीडियम में स्ट्राइक करेगी, और रेयर मीडियम से स्ट्राइक करेगी तो उसकी फेज चेंज 0 होगी। तो ये हम आज हमारा टॉपिक को पढ़ने का मकसद भी यही था कि हम वेव्स में चेक करेंगे कि फेज चेंज उसकी कैसे हो रही है। तो इसमें ये फेज चेंज ट्रांसवर्स केस में 2 केसेस में इस तरह हो रही है, 2 केसेस में एक में 180 डिग्री फेज चेंज हो रही है जब डेंसर मीडियम से स्ट्राइक कर रही है, और एक में 0 डिग्री फेज चेंज हो रही है जब वो रेयर मीडियम से स्ट्राइक कर रही है। अब इसके डायग्राम को हम देखते हैं कि डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम से किस तरह ये वापस रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक और फेज चेंज कैसे हो रही है। अब ये सपोज करें ये एक वॉल है, वॉल जो डेंसर मीडियम है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ये जो रोप जिसे रस्सी समझ लें, ये अटैच्ड है, फिक्स्ड है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये सब जगह पॉइंट फिक्स्ड है। ये एग्जांपल ए है, फिर एग्जांपल बी। पहले एग्जांपल ए देखते हैं जिसमें मीडियम डेंस है, जो वॉल है मीडियम डेंस है, डेंसर मीडियम है, हार्ड मीडियम है। अब इसमें ये यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो फिक्स्ड है। अब पीछे से ये जिस तरह रोप को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह इसमें भी ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। यहाँ तक एक क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ तक जब ये आया है, आगे मीडियम डेंस है। तो अब देखते हैं कि इसकी वेव फेज चेंज कैसे होगी। यहाँ तक फिर पहले कि दूर था ये क्रेस्ट, फिर इसके पॉइंट के करीब आएगा, फिर ये रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो रस्सी थर्ड पॉइंट पे जाके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब फेज चेंज इस तरह होगी कि जब स्ट्रेट होगी तो वापस फोर्थ पॉइंट पे, जब पॉइंट ये फिक्स है जहाँ पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहाँ से बिल्कुल 180 डिग्री चेंज होकर ये क्रस्ट बिल्कुल ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फेज चेंज 180 डिग्री की हो जाएगी जब ये आके डेंसर मीडियम में स्ट्राइक करेगी। क्योंकि ये वॉल को तो मूव कर नहीं सकती, तो इसको रस्सी को, जो रोप है, इसको खुद ही मूव करना पड़ेगा, खुद ही इसको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मीडियम डेंस ना होता वॉल की तरह, जो कोई कमज़ोर सा होता है, उसको आगे अगर यही हिल जाता या यही मूव हो जाता तो फिर तो वो अपनी पोजीशन बरकरार रखती। लेकिन ये वॉल डेंसर मीडियम है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता था, फिक्स था। तो इसकी वजह से इसने इसी की जो डायरेक्शन है उसको, फेज को 180 डिग्री चेंज कर दिया है। ये डेंसर मीडियम था। मीडियम को हम देखते हैं इसमें कैसे फेज चेंज होगी ट्रांसवर्स वेव्स की। तो रेयर मीडियम में अगर हम देखें तो
पीछे से जो वेव आ रही है ट्रांसवर्स वेव जो स्ट्रिंग रोप में प्रोड्यूस हो रही हैं, जिस तरह इसमें क्रेस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये वेव आ रही है, इसका क्रेस्ट इस तरह आ रहा है, ये फिक्स इसका पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिंग फिक्स नहीं है, ये तो इसका एक पॉइंट है। स्ट्रिंग जो है वो एक रिंग के साथ फिक्स्ड है, रिंग, गोल रिंग के साथ। ये जो गोल रिंग है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये यूँ ऊपर नीचे मूव कर सकती है उससे, तो इस पॉइंट तक तो ये इस तरह हमें दिखाया ना। फिर उसके बाद जब ये पॉइंट पहले इस पॉइंट पे था क्रेस्ट, फिर इस तरह इसके साथ आ जाएगा बिल्कुल रिंग के साथ। फिर यहाँ से जो रिंग है फिक्स नहीं है, तो रिंग फिर क्योंकि इतना डेंस नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीडियम इतना डेंसर नहीं है, रेयर मीडियम है, तो पीछे से जो वेव आ रही है वो इस रिंग को अपनी फोर्स के साथ यहाँ पे ऊपर पॉइंट पे ले जाएगी, ऊपर चली जाएगी रिंग को। यहाँ पे तो फिक्स मीडियम था, तो ये पॉइंट स्ट्रिंग यहाँ से हिल सकता ही नहीं था, तो जिसकी वजह से इसकी फेस चेंज हो गई है। यहाँ पे पॉइंट फिक्स नहीं था, यहाँ पे रिंग फिक्स नहीं थी, यहाँ पर रिंग उसके साथ ही ऊपर चली गई है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। रिंग ऊपर चली जाएगी तो वो जो अपना मोशन था उसी का उस तरह रहेगा क्रेस्ट की फॉर्म में। वापस जब ख़त्म एंड टाइम पे जो रिंग होगी वापस जब अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी ग्रीन पॉइंट पे, तो वो क्रेस्ट उसी तरह क्रेस्ट रहेगा, बिल्कुल भी उसकी फेस जो उसकी चेंज ही नहीं होगी, उसका एंगल ज़रा भी चेंज नहीं होगा, जिस फॉर्म में वो थी उसी फॉर्म में वो ख़त्म होगी। तो ट्रांसवर्स वेव जब रेयर मीडियम में आएगी तो उसमें 0 डिग्री फेस चेंज होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी 0 डिग्री फेस चेंज होगी। यहाँ पे उसकी 180 डिग्री फेस चेंज होगी डेंसर मीडियम के साथ जब कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी वेव। तो उस तरह अब केस इज सेम फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एज वेल। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, तो यह ना फेज़ 180 डिग्री चेंज होगी डेंसर मीडियम के साथ स्ट्राइक करने के बाद, फेज़ 0 डिग्री चेंज होगी रेयर मीडियम के साथ स्ट्राइक करने के बाद। सेम केस है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी, लेकिन हमारे सिलेबस में ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं तो हम इसको पढ़ेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल को लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये लिख देना कि केस इसमें भी सेम है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी जो स्प्रिंग में होती हैं वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स होती हैं। अब ये दूसरी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब रिफ्लेक्शन के बाद इनमें कितनी फेज चेंज होती है। अब ये फेज चेंज आल्सो अकर्स सेम सच एज इन लाइट वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट वेव्स की फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो मैग्नेटिक फॉर्म होती हैं वेव्स की, जिनको मीडियम नहीं चाहिए उनकी प्रोपगेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, तो इनमें भी फेज चेंज बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि इस ट्रांसवर्स वेव्स में मैकेनिकल वेव्स में होता है। उनमें भी वही 180 डिग्री फेज चेंज होती है, 0 डिग्री। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पीछे लिख लिया है, तो लिख देंगे सेम इस केस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज इन लाइट वेव्स। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप है, तो इसमें भी फेज चेंज वैसे ही होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमें फ़ायदा क्या है, इसकी यूज़। अब वेरियस टेक्निक हैव बीन डिवेलप्ड सच एज रडार। एक रडार एक टेक्निक है जो डिवेलप की गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से। रेडियो, इसकी फुल फॉर्म रेडियो ऑडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी इस रडार का टेक्निक का फ़ायदा क्या है कि कोई भी जब बाहर मुल्क का, दुश्मन मुल्क का कोई तैयारा अंदर घुसा है, कोई उसका ड्रोन हमारे मुल्क में घुसा है, तो जो डिस्टर्बेंस होती है एयर में, जो कोई वेव प्रोड्यूस होती है, तो ये एकदम से रडार जो है डिटेक्ट कर लेता है उसको। तो ये वेव्स की चेंजिंग की वजह से उसकी फेज चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई होती है, वेव को डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, तो ये रडार एकदम कैप्चर कर लेती है उस चीज़ को। तो इस तरह हमें फ़ायदा मिलता है इस रडार के फिनोमेना को यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तरीके से वेव्स की यूज़ करके, और हमें पता चल जाता है फेज चेंज कैसे हो रही है और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कैसे हो रही हैं। अब ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एक साउंड वेव इस तरह अगर वो आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल जिसके साथ वो टकराती है, तो उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, उसमें इसका यूजेस क्या हैं। पहला यूज, इट इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशन। ये गहराई फाइंड करती है ओशन की, यानी अभी हमने अगर फाइंड करना है ओशन कितना गहरा है, तो हम ऊपर से वेव्स भेजेंगे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की बहुत रफ्तार में, जिनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा तेज़ होगी, तो वो जो उसकी बॉटम होगी ओशन की, बिल्कुल उसकी जो एंड होगा उसके साथ जब स्ट्राइक करके रिवर्स बैक ऊपर तक आएंगी, तो वो टाइम नोट कर लिया जाएगा और फिर उसकी हम डेप्थ फाइंड कर लेंगे ओशन की। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, हम क्राउडेड फिशेस फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी जगह अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड फिश हमने अपनी चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, तो हम उधर जब वेव्स भेजेंगे साउंड वेव्स, तो उसके साथ वो रिफ्लेक्ट बैक जब वापस आएंगी, हमें पता चल जाएगा इस पॉइंट पे वेव जो फिशेज़ हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड हजूम में इकट्ठी हैं। तो हमें दूसरा फ़ायदा ये मिल गया। पहले दो यूज़ तो हो गए कि हम डेप्थ ऑफ ओशन फाइंड कर सकते हैं, दूसरा क्राउडेड फिशेस फाइंड कर सकते हैं जब वेव रिफ्लेक्ट होती हैं, पता चल जाता है इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इस पॉइंट पे हैं दोनों चीज़ें। और सबमरीन्स अगर कोई लॉस्ट हो गई है या
तो उसको भी हम जब वेव्स भेजेंगे उसके ऊपर तो वो उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी साउंड वेव्स, तो हमें पता चल जाएगा सबमरीन इस पॉइंट पे है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के यूजेस हो गए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव्स के यूजेस हो गए कि रडार के फिनोमेना से हम दुश्मन ममालिक के या उनके ड्रोन्स या उनके जहाज़ फाइंड कर सकते हैं अगर कोई इधर घुस आए बॉर्डर से अंदर। तो ये तो दो इन वेव्स के यूजेस हो गए कि इनकी रिफ्लेक्शन से क्या हमें फ़ायदा होता है, इनकी फेज चेंज से हमें क्या फ़ायदा होता है। अब दूसरे ये दो कंसेप्ट, दो एप्लीकेशन जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं, दो चीज़ें जब वेव साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती हैं, जब वेव साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती हैं तो एक इको प्रोड्यूस होती है, एक रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होती हैं। इको क्या होती है? द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल साउंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ओरिजिनल साउंड का रिफ्लेक्ट होना एक ऑब्जेक्ट से 0.1 सेकेंड लेटर देन ओरिजिनल साउंड, यानी एक ओरिजिनल साउंड से बाद एक और साउंड का प्रोड्यूस होना, एक वॉल से ऑब्जेक्ट से वापस रिवर्स बैक होकर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी बार प्रोड्यूस होना उसी सेम साउंड का इको है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जलसों में जब कोई या किसी कमरों में 17 मीटर का, इसकी शर्त यह है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वॉल से आपका वो 17 मीटर होना चाहिए। जब 17 मीटर वॉल से आपका डिस्टेंस होगा, आपकी साउंड जाकर टकराएगी तो वापस एक और बार 0.1 सेकेंड लेटर एक और साउंड उसी तरह की प्रोड्यूस होगी, तो ये इको है। तो इसको फाइंड करने के लिए इसमें स्पीड होनी चाहिए 340 मीटर पर सेकेंड और 0.1 सेकेंड टाइम होना चाहिए। तो फिर इसको डिस्टेंस फाइंड करें तो S = VT / 2, V = 340 मीटर पर सेकेंड और T = 0.1, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें 17 मीटर आ जाएगा। तो ये इको के लिए कंडीशन है कि 17 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस वॉल से आपकी आवाज़ का। फिर वो दूसरी बार जो रिफ्लेक्ट होकर 0.1 सेकेंड लेटर जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो इको है। रिवर्बरेशन क्या होती है ये भी समझ लें कि इको की किस्म है। when reflecting surface is a distance less than 17 मीटर, यानी जो वॉल है सपोज करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो 17 मीटर लेस है, यानी कम डिस्टेंस पे है। तो जो 0.1 सेकेंड बाद जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है बार बार इको, तो उसका डिस्टेंस 17 मीटर से कम है जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज रिवर्बरेशन। तो ये इको रिवर्बरेशन था, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की यूजेस थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनका फेज चेंज और उसमें यूजेस थी, ये मैकेनिकल वेव में से ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फेज चेंज थी, और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। तो ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत इजी था। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका। अगर इसमें कोई भी मसला या कन्फ्यूजन हो आप कमेंट से पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुदा हाफिज़।